हेलो एवरीवन। तो आज फिर से मैं आ चुका हूँ अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स के लेक्चर 7 को लेके। ठीक है, हम लोगों ने पिछले क्लास तक कई सारी चीज़ों पर डिस्कशन कर लिया था, जैसे कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी, फॉरवर्ड एक्शन, बैकवर्ड एक्शन, हर चीज़ें हम लोगों ने बात कर ली थी। जो न्यूमेरिकल की बात थी वो न्यूमेरिकल भी हमने लगा लिए थे। ठीक है, तो अब हम लोग उस टॉपिक से आगे बढ़ते हैं। और कल जैसा कि मैंने लास्ट में बताया था कि आज मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा जिसका नाम है प्रॉब्लम्स ऑफ डेफिशिएंट एंड एक्सेस डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड क्या है, एक्सेस डिमांड क्या है, हम इन चीज़ों को जानेंगे, लेकिन उसके पहले ज़रूरत है हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स समझने की। कुछ टर्म्स हैं जिन्हें हम पहले क्लियर कर लें, तब हम उस तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो पहला जो टर्म है वो कुछ है फुल एम्प्लॉयमेंट। क्या होता है फुल एम्प्लॉयमेंट? कि ऐसा कुछ क्या कि पूरे कंट्री में जितने भी लोग हैं वो सारे एम्प्लॉयड हो जाएं, क्या वही फुल एम्प्लॉयमेंट है? और क्या फुल एम्प्लॉयमेंट असलियत में किसी रियल इकॉनमी में पॉसिबल है? हम इन चीज़ों को रिलेट करके जो आज की कंडीशंस चल रही हैं, आज एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उन चीज़ों को भी कवर करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या ये फुल एम्प्लॉयमेंट जो एक टर्म लिखा हुआ है इकोनॉमिक्स में और यहाँ बोर्ड पे, क्या ये पॉसिबल है? ठीक है, हम इसके बारे में बात करेंगे। पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन AS इज इक्वल टू AD और S इज इक्वल टू I along with fuller utilization of resources। AD इज इक्वल टू AS और S इज इक्वल टू I। ये अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए ये बात समझने में। मैंने पिछले क्लासेस में इसको एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों प्रूफ करके दिखाया है। ठीक है, तो ये कह क्या रहा है कि वो सिचुएशन जहां पे AS AD के बराबर हो और साथ ही साथ हमारा जो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है वो फुल्ली हो रहा हो। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है? यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब हुआ हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या हुआ? जैसे कि हमारे लैंड हुए, लेबर हुए, कैपिटल हुआ, एंटरप्रेन्योर हुआ, इन सब का फुलर यूटिलाइजेशन हो रहा हो, इन लोग का पूरा इस्तेमाल हम कर रहे हो अपनी इकॉनमी में। क्या ये चीज़ कभी पॉसिबल है? ये चीज़ जनरली पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ टाइप के अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं, उनके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे तो ये चीज़ें और क्लियर होंगी। लेकिन जब भी हमसे पूछेगा कि फुल एम्प्लॉयमेंट होता क्या है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट उस केस में होता है जहां पे AS इज इक्वल टू AD हो या फिर सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हो रही हो इकोनॉमी में, और उसके साथ साथ क्या हो रहा हो, इंपॉर्टेंट चीज़, जहां पे फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा हो। ठीक है ना, तो ये हम लोगों ने फुल एम्प्लॉयमेंट में समझ लिया। अगला टॉपिक हमारा है अंडर एम्प्लॉयमेंट। कोई ऐसी चीज होगी जो फुल एम्प्लॉयमेंट होगी तो कुछ की अपोजिट क्या होगी? अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट में क्या है कि इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन AS इज इक्वल टू AD और S इज इक्वल टू I बट विदाउट फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या मतलब हुआ? AS इज इक्वल टू AD और S इज इक्वल टू I, वो तो सेम चीज था जो हम लोगों ने फुल एम्प्लॉयमेंट में देखा। अंडर एम्प्लॉयमेंट में भी ये सिचुएशन तो होगी, लेकिन यहां पर फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा था और यहां पे विदाउट फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहां पे रिसोर्सेज का हम फुल यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे। ठीक है ना, यही डिफरेंस है फुल एम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट में, कि यहां पे सारे रिसोर्सेज का पूरा इस्तेमाल किया जाता है, फुल यूटिलाइजेशन किया जाता है। लेकिन अंडर एम्प्लॉयमेंट के केस में हम लोग फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं करते हैं, यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारा पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं होता है। कहीं लैंड कुछ बच गया या फिर कहीं लेबर हो गए जो अनएम्प्लॉयड रह गए, जो लेबर की कैटेगरी में नहीं आ पाए, जिनको वेज नहीं मिल रहा है, अनएम्प्लॉयड हैं। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है अभी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग क्या समझ गए कि फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है और अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। ठीक है, अब अगर मैं अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ मूव करूं तो कुछ टर्म्स और हैं अनएम्प्लॉयमेंट में। जैसे एक है हमारा वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट और एक है हमारा इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट और इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट में अंतर बस इतना सा है कि वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कहता है कि इट ऑकर्स व्हेन सम पीपल आर नॉट विलिंग टू वर्क। सम पीपल आर नॉट विलिंग टू वर्क एट ऑल, वो बिल्कुल भी काम ही नहीं करना चाहते। अब बताइए, मैं तो ठीक है काम करना चाहता हूं, नहीं मिली नौकरी। आप जो बैठे हैं क्लास 11-12 के बच्चे काम ही नहीं करना चाहेंगे। क्यों करना है भाई, अभी ज़रूरत ही नहीं है।
इसी तरह के कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो ग्रेजुएशन में होंगे, जो काम नहीं करना चाहते हैं, और उसी समय में कुछ ग्रेजुएशन में ऐसे स्टूडेंट होंगे जो काम करना चाहेंगे, ठीक है, लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिलेगी। इस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें वॉलंटरी में क्या हो रहा है, वॉलंटरी में वो चाहते ही नहीं है कि हमको काम करने को मिले। वो सीधे इसीलिए कह रहे हैं कि सम पीपल आर नॉट विलिंग टू वर्क एट ऑल, वो बिल्कुल भी चाहते ही नहीं है, वो विलिंग ही नहीं है वो काम करने के लिए, ठीक है ना। तो ये हमारे वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट में आते हैं। और उसके अपोजिट इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, उसमें हम देखेंगे कि इट ऑकर्स व्हेन सम पीपल आर नॉट गेटिंग वर्क बट दे आर विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसमें तो हम लोगों ने देखा कि वो काम नहीं करना चाह रहे हैं। यहां पे क्या हो रहा है कि वो काम उन्हें मिल नहीं रहा है, वो काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा है। तो यानी कि अगर हम सोचें इकोनॉमी में कि कौन सी हमारे लिए प्रॉब्लम है, क्या वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट हमारे लिए प्रॉब्लम है, जो लोग काम ही नहीं करना चाहते हैं वो हमारे लिए दिक्कत का विषय है, या फिर वो दिक्कत का विषय है जो लोग काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा है। इसीलिए हम लोग समझते हैं कि इकोनॉमी में, किसी भी कंट्री के इकोनॉमी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है ना। तो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट में हम लोग क्या देख रहे हैं कि सम पीपल आर नॉट गेटिंग वर्क बट दे आर विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट। जो भी उनको वेज रेट मिल रहा है, जो भी उनको वेज मिल रहा है, कोई भी लेबर है वो क्या चाहता है, वेज के लिए ही काम करता है, वो वेज जो भी उसको मिल रहा है वो उस पर काम करने को तैयार है। लेकिन इनवॉलंटरी में उसे काम नहीं मिल रहा है। वॉलंटरी में क्या है कि वो चाहता ही नहीं काम करना, ठीक है ना। तो जब चाहता नहीं है तो वो बड़ा इशू नहीं है, लेकिन जो काम करना चाहता है इकोनॉमी में और उसे काम नहीं मिल रहा है तो ये एक बड़ा विषय है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने इतनी चीजें समझ ली, ठीक है। तो हम लोगों ने इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट तक चीज़ों को देख लिया। अब जो कुछ और अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स हैं उन्हें हम देखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारा एक अनएम्प्लॉयमेंट होता है जिसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि इट इज़ एन अनएम्प्लॉयमेंट एसोसिएटेड विद द चेंजिंग ऑफ जॉब्स इन अ डायनेमिक इकोनॉमी। इट ऑकर्स ड्यू टू इमोबिलिटी ऑफ लेबर्स, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टूवर्ड्स द जॉब्स। इसमें क्या होता है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में हम लोग एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट देखते हैं जहाँ पे 3 वजहों से हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट देखते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं इस डेफिनेशन को एग्जाम्पल के तौर पे समझाने की कोशिश करूं तो वो कुछ इस तरीके से हो सकता है कि जैसे कि अगर हम कॉमन देखें, जैसे कि अगर मान लीजिए मैं किसी जगह पे काम कर रहा हूं, ठीक, और मैं वहाँ पे काम कर रहा हूं और अब वो इंडस्ट्री या फिर कोई भी जगह है जो बंद हो रही है, कोई दुकान है बंद हो रही है। अगर वो बंद होनी शुरू हो गई तो इसका मतलब मैं वहाँ से अनएम्प्लॉयड हो गया। अब मुझे वहाँ से अपनी जॉब को छोड़ के किसी दूसरे जगह पे जॉब करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं वहाँ से जॉब छोड़ के जब तक दूसरे जगह पे जॉब अपनी ढूंढ रहा हूँ उसके बीच का जो पीरियड है, वो जो अनएम्प्लॉयमेंट मैं फेस करूँगा उसी को मैं किस में कहता हूँ, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि कई सारे केस हो सकते हैं उसमें। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें कि क्विटिंग ऑफ जॉब्स, हो सकता है कि मैं गया और वहाँ के मालिक से मेरी कोई लड़ाई हो गई, अब मैं कहा कि नहीं मैं यहाँ नौकरी नहीं करूँगा, यानी कि मैंने जॉब वहाँ पे क्या कर दिया, क्विट कर दिया। या फिर जो मैं सैलरी मांग रहा था वो सैलरी मुझे नहीं दे रहा है, तो मैंने कहा कि मुझे इससे बेहतर सैलरी कहीं और मिल रही है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपके जॉब को क्विट कर रहा हूँ। यानी कि क्विटिंग ऑफ जॉब्स में हम क्या देखेंगे कि उस जॉब को छोड़ के जब तक मैं नई जॉब के बीच में जो पीरियड जिसमें मैं अनएम्प्लॉयड रहूँगा उसी को मैं किस में लूँगा, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में लूँगा। यहाँ तक बात समझ में आई। और क्या केस हो सकता है, टर्मिनेटिंग ऑफ जॉब्स हो सकता है। टर्मिनेटिंग ऑफ जॉब्स का मतलब क्या हो गया कि मैं किसी जॉब से निकाल दिया गया। हो सकता है कि मैं उसी दुकान में या फिर कहीं काम कर रहा हूँ और मैं अच्छे से काम नहीं कर रहा था, तो लोगों ने कहा, मालिक ने कहा निकलो भाई, निकलना है तुमको। मैं निकल गया। उस समय मैं क्या हुआ, पहले तो मैं एम्प्लॉयड था, लेकिन जब उसने मालिक ने मुझे निकाल दिया तो मैं अनएम्प्लॉयड हो गया, ठीक है। जब मैं अनएम्प्लॉयड हुआ उसके बाद मैं एक नई जॉब ढूंढूंगा। मैं जिस पीरियड तक अनएम्प्लॉयड हूं उस पुराने जॉब से टर्मिनेट और नए जॉब को ज्वाइन करने से पहले तक उसी बीच के अनएम्प्लॉयमेंट को मैं क्या कहूंगा, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू टर्मिनेटिंग ऑफ जॉब्स, ठीक। अब मैं क्विटिंग ऑफ जॉब्स जो बोला, मैंने अपने मन से जॉब छोड़ा, मतलब एटीट्यूड देखिए, मैंने अपने मन से जॉब छोड़ दिया, तो वो क्या हुआ, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, जो अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि मैं चाहता ही नहीं हूं काम करना, इसलिए मैंने क्विट कर दिया, ठीक।
सेकंड, टर्मिनेटिंग ऑफ जॉब्स, निकाल दिया गया। चाह तो रहा था भाई काम करना लेकिन नहीं दे रहा है जॉब, तो क्या हुआ, निकाल दिया गया मुझे, तो ये मेरा इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। ठीक है, अब तीसरा अनएम्प्लॉयमेंट सीजनल हो सकता है। सीजनल किस तरीके से, जैसे कि अगर हम एग्रीकल्चर की कंडीशन को देखें तो वो पूरे तरीके से सीजन पे बेस्ड होता है, उसे बारिश चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो अगर बारिश नहीं हो रही होगी तो उस समय पे कोई भी फार्मर, कोई भी किसान क्या चाहेगा कि मैं अपनी इस किसानी के जॉब से हटके किसी दूसरे जॉब की तरफ बढ़ूं, उस जॉब को ढूंढूं। तो जब तक वो अनएम्प्लॉयड है उस सीजन की वजह से, जिसमें वो अपने पुरानी जॉब को छोड़कर नई जॉब को ज्वाइन कर रहा है, उस बीच की अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्या कहेंगे, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि क्विटिंग ऑफ जॉब्स, जहां पे मैंने खुद मालिक से कहा मैं तुम्हारा नौकरी छोड़ रहा हूं, ठीक, ये वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। ठीक, अब दूसरे बार मालिक थोड़ा सा भाई भारी पड़ गया, काम मैं अच्छे से नहीं कर रहा था, उसने मुझे टर्मिनेट कर दिया, कहा कि नहीं तुम निकलो यहां से। अब मैं निकल गया, मैं चाह तो रहा था काम करना लेकिन उसने निकाल दिया, देखिए इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक, यही बात अभी हम लोगों ने की है। वॉलंटरी मैं चाह रहा था, मैं नहीं चाह रहा था काम करना, तो क्या हुआ, काम छोड़ दिया कि जाओ भाई नहीं करूंगा। ठीक है, सीजनल हमने समझ लिया। ठीक, तो यही फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के कुछ 3 केसेस हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो अनएम्प्लॉयमेंट का टाइप है वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन अगर हम देखें तो ये क्या कहता है कि इट इज एन अनएम्प्लॉयमेंट व्हेन देयर इज चेंज इन प्रोडक्शन टेक्निक ड्यू टू डन इन एन इकोनॉमी। जैसे कि मान लीजिए कि मैं किसी काम को 10 साल से कर रहा हूँ, और अगर इससे अच्छी एग्जांपल मैं दूं, जो अगर आप लोग इस समय अपनी इकोनॉमी में देख रहे होंगे, हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर काफ़ी नीचे, काफ़ी डाउन हो रहा है। क्यों हो रहा है, और हम गांव अगर जाएं तो हमको दिखता है कि वहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनरीज और बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी ला के रख दिया गया है। लेकिन अगर मैं किसान हूँ और मशीन देख रहा हूँ तो मुझे मशीन को चलाना भी आना चाहिए। अगर मैं मशीन को चलाना नहीं जानूंगा तो मैं किस तरीके से अपने आप को, जो हमारी इकोनॉमी की स्ट्रक्चर चेंज हो रही है टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी, मैं किस तरीके से अपने आप को टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करा पाऊंगा। आपने सिर्फ मशीन ला के रख दिया, आपने मुझे स्किल करने के लिए कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं चलाया जिससे कि मैं उस मशीन को चलाना सीखूं। ठीक है, तो यानी कि आप सिर्फ मशीन को रख के मुझे स्किल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, और जब तक मैं स्किल्ड नहीं हूंगा, मैं नई नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा, तब तक मेरे देश में हमेशा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा रहेगी। ठीक है, और मैं अभी फुल एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा था। क्या फुल एम्प्लॉयमेंट हमेशा होगा, मैंने कहा नहीं, जनरली इकोनॉमी में कभी भी फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा जरूर होगा। नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट किस तरह का, इस तरह का, जैसे कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट हमने पढ़ा, हमेशा कोई ना कोई होगा जो जॉब करना चाहेगा लेकिन उसे निकाला जाएगा, और कोई ऐसा होगा जो उस जॉब को नहीं करना चाहेगा और निकलेगा। उस पीरियड के लिए वो अनएम्प्लॉयड होगा, तो उस पीरियड को हम क्या कहते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट हमको नहीं मिल सकती, जनरल इकोनॉमी में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ड्यू टू नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो हम लोगों ने इतनी चीज़ों को देखा और अनएम्प्लॉयमेंट के कई सारे चीज़ों को हमने समझ लिया। ठीक, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट तक देख लिया था। अब एक लास्ट, वैसे तो लास्ट नहीं कह सकते क्योंकि कई सारे अनएम्प्लॉयमेंट हैं, टाइप्स हैं जो होते हैं, लेकिन जनरली हम लोग जो पढ़ते हैं उसमें एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन द नंबर ऑफ वर्कर्स engaged in a job is much more than actually required to accomplish it। क्या मतलब हुआ इसका, हम लोग अगर किसानी की तरफ यानी फार्मर की तरफ अगर जाएं तो हम लोग देखते हैं पूरी फैमिली फार्मर के जॉब में लगी रहती है, किसानी करती रहती है। असलियत में काम 4 लोग कर रहे होते हैं और टोटल वहाँ पे 6 लोग उस किसानी में लगे रहते हैं। तो यानी कि वो 4 लोग जो काम कर रहे हैं असलियत में काम तो वही कर रहे हैं, और जो प्रोडक्शन हो रहा है वो प्रोडक्शन भी वो 4 ही लोग कर रहे हैं। वो 2 लोग जो एक्स्ट्रा फैमिली से जुड़े हुए उस किसानी में लगे हुए हैं, उनका कोई वहाँ पे रोल नहीं है। अगर वो 2 लोग चाहें तो कहीं और से अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि वो उसी में लगे रहते हैं तो वो 2 लोग क्या हैं, असलियत में अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, क्योंकि जिनके रहने या न रहने से प्रोडक्शन के इंक्रीज या डिक्रीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वो प्रोडक्शन अनचेंज रहती है। ठीक है ना, तो हम लोग डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में क्या पढ़ते हैं
कि डेफिनेशन के हिसाब से हम लोग ये चीज़ें नोट कर लेते हैं, और एग्जाम्पल के तौर पे जो मैंने आपको बताया ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जिसमें लगे ज़्यादा लोग रहते हैं और काम कुछ ही लोग कर रहे होते हैं असलियत में। ठीक, तो ये कुछ अनएम्प्लॉयमेंट हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोगों ने आज कई सारी चीज़ें पढ़ी, ठीक है, जैसे कि फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन देखी, अंडर एम्प्लॉयमेंट देखा, इनवॉलेंट्री वॉलेंट्री देखा, उसके अंडर हम लोगों ने फुल एम्प्लॉयमेंट और नेचुरल के अंदर हम लोगों ने फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल देखा। हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ें देख ली। अब हम लोग कल जो क्लास स्टार्ट करेंगे, अगली क्लास, उसमें हम लोग एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड की बात करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग फिर से कल मिलते हैं। और अगर मेरे फुल एम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन में AS = AD को S = I किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो कृपया पिछला वीडियो देखें। ठीक है, पिछले वीडियो से वो लिंक्ड होकर आया है। अगर आप उन वीडियोस को पहले देखेंगे तो आप इन चीज़ों को और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।